सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। अगर मेरे पास एक संख्या है a जिसमें मैं जोड़ता हूं एक दूसरी संख्या जो है b, और उत्तर में मुझे मिलती है एक तीसरी संख्या समझो कि c। और अगर मैं तुम्हें एक और बात बताऊं तो ये जो a और ये जो b हैं, ये दोनों की दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये दोनों की दोनों हैं अपरिमेय संख्याएं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो उत्तर होगा C, ये क्या होगा? ये परिमेय होगा या ये अपरिमेय होगा? तो मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा इस वीडियो को यहाँ रोको और खुद से सोचो कि अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को लेके अगर हम जोड़ते हैं तो उत्तर में हमें परिमेय संख्या मिलती है या अपरिमेय संख्या मिलती है। तो चलो इसे अब साथ में करते हैं। तो A मुझे लेनी है एक अपरिमेय संख्या, तो समझो कि मैं ले लेता हूँ सबसे प्रसिद्ध पाई, और इसमें मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या। वो मैं लेता हूँ, समझो वो मैं लेता हूँ 1 घटा पाई। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसके उत्तर में हमें मिलने वाला है यहाँ पे 1, जो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। 1 को 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ एक परिमेय संख्या 2 का वर्गमूल, और जिसमें मैं जमा कर देता हूँ एक और अपरिमेय संख्या, समझो कि 1 घटा 2 का वर्गमूल। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, जो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा लग रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर यहाँ परिमेय संख्या मिल रही है। लेकिन रुकिए, अब अगर मैं a लेता हूँ समझो कि पाई, और उसमें मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि पाई ही, तो क्या होगा? तो पाई जमा पाई का उत्तर आएगा 2 पाई, और 2 पाई तो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हमें अपरिमेय भी मिल रहा है। एक और यहाँ पे मैं उदाहरण लेता हूँ। समझो कि a हम लेते हैं पाई, और उसमें हम जोड़ देते हैं एक दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि 2 का वर्गमूल। तो उत्तर में हमें पाई जमा 2 का वर्गमूल ही मिलेगा, जो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ के उत्तर हमें परिमेय या अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है। अब मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को लेके अगर मैं उनका गुणा करूं तो क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि समझो कि एक संख्या है a, और उसमें हम गुणा करेंगे एक दूसरी संख्या b, जिसका उत्तर हमें मिलेगा एक तीसरी संख्या c,
और यहाँ पर भी ये जो a और ये जो b हैं ये होने चाहिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। तो चलिए देखते हैं। तो फिर से एक काम करो ना, फिर से वीडियो को रोको और खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो साथ में करते हैं। तो पहली अपरिमेय संख्या अगर मैं यहाँ लेता हूँ, समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ 1/π और इसके साथ मैं गुणा करता हूँ दूसरी अपरिमेय संख्या, समझो कि पाई। तो उत्तर में तो ये पाई और पाई कट जाएंगे और मुझे उत्तर में मिलेगा सिर्फ 1, जो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। और एक और उदाहरण यहाँ लेते हैं। तो समझो कि अगर मैं पहली अपरिमेय संख्या लेता हूँ 2 का वर्गमूल, जिसमें मैं गुणा करता हूँ दूसरी अपरिमेय संख्या 2 का वर्गमूल ही, तो उत्तर में 2 का वर्गमूल गुणा 2 का वर्गमूल हमें मिल जाएगा 2, जो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। अब ज़रा स्थिति को बदलते हैं। तो अब अगर a जो अपरिमेय संख्या है वो मैं लेता हूँ यहाँ पे, समझो कि पाई, और उसमें गुणा करता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या पाई ही, तो उत्तर में हमें मिलेगा पाई का वर्ग, जो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। और एक आखिरी उदाहरण और ले लेता हूँ मैं कि समझो पहली संख्या है पाई और दूसरी अपरिमेय संख्या है 2 का वर्गमूल। तो इसका उत्तर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा पाई गुणा 2 का वर्गमूल ही, जो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि गुणनफल करके भी हमें उत्तर में परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी मिल सकती है। वो बिल्कुल निर्भर करता है कि a और b संख्याएं कौन सी दी गई हैं। यहाँ हमें कुछ व्यंजक दिए गए हैं और हमें पहचानना है कि इनमें से कौन से परिमेय हैं और कौन से अपरिमेय। तो मैं तुम्हें ज़रा जल्दी से बता दूं कि परिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम किसी संख्या को 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार तुम इसे खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं अब इसे। तो यहां हमें दिया गया है 9 तो एक परिमेय संख्या है। इसे हम 9/1, 18/2, 27/3 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं यह है वर्गमूल 45 का, इसका क्या कर सकते हैं। तो यह है हमारे पास 9 जमा 45 का वर्गमूल। इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 5। और आगे हम ये दोनों वर्गमूल को अलग कर सकते हैं। तो यह है वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 5। अब आगे ये हो जाएगा 9 जमा 9 का वर्गमूल तो हम जानते हैं ये होता है 3, और ये है हमारे पास गुणा वर्गमूल 5 का। अब इसे हम जितना अलग अलग कर सकते थे वो हमने कर दिया है। अब देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक संख्या है 9 जो कि एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे जमा है हमारे पास 3, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 5 का वर्गमूल। 5 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, और किसी भी अपूर्ण वर्ग का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमें मिलता है अपरिमेय। तो 5 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। अब ये जो चीज़ है ये हो गई है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। और हम जानते हैं कि अगर हम एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें मिलती है एक अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय संख्या को हमें जोड़ना है 9 से, जो कि एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि जब हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें मिलती है एक अपरिमेय संख्या। तो ये पूरी की पूरी जो संख्या थी, ये पूरा जो व्यंजक था, ये हमें मिल रहा है कि ये है अपरिमेय। तो हमें हमारा पहला व्यंजक मिल गया, वो है अपरिमेय। अगली संख्या हमें दी गई है 45 का वर्गमूल बटा 3 गुणा 5 का वर्गमूल। अब 45 का वर्गमूल तो हम यहाँ कर चुके हैं कि 45 का वर्गमूल है
वर्गमूल 9 गुणा 5 के, जिसे हम अलग अलग लिख सकते हैं कि यह है वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 5, 3 गुणा वर्गमूल 5। तो चलिए मैं इस 45 के वर्गमूल को सीधे सीधे लिख देता हूं कि यह है 3 गुणा 5 का वर्गमूल, और बटा हमें यहाँ पे हर में भी दिया गया है 3 गुणा 5 का वर्गमूल। अब अंश और हर इन दोनों की संख्याएं यहाँ पे समान हैं, तो इसका तो उत्तर होगा 1। और 1 तो हम जानते हैं 1 है एक परिमेय संख्या। तो हमारा जो दूसरा व्यंजक था 45 का वर्गमूल बटा 3 गुणा 5 का वर्गमूल, वो है एक परिमेय संख्या। यहां हमारी आखिरी संख्या है 3 गुणा 9 का वर्गमूल, जो बराबर होगा 3 गुणा 9 का वर्गमूल, तो हम जानते हैं वो होता है 3। तो 3 गुणा 3 तो हो जाएगा 9, और 9 तो एक परिमेय संख्या है। तो हमारा जो आखिरी व्यंजक है वो है एक परिमेय संख्या। तो हमने सारे व्यंजकों को पहचान लिया। हम घातांकों के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे कि 4 की घात 3। ये हम जानते हैं कि 4 की घात 3 जो है वो बराबर है 4 को 3 बार खुद से ही गुणा करने के। तो चलो करते हैं। ये है 4 एक बार, गुणा 2 बार ये हो जाएगा 16, और गुणा 3 बार ये हो जाएगा 64। तो 4 की घात 3 हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें दिया गया हो 4 की घात ऋण 3, तो ये ऋणात्मक घात हम कैसे कर सकते हैं? ये काफ़ी आसान है। हमारे पास एक नियम है, ये हम जानते हैं कि अगर समझो कोई संख्या है x और उसकी घात दी गई है ऋण a, तो ये बराबर है 1 को भाग देने के। किस चीज़ से? x से ही। बस इसकी जो घात होगी वो ऋण की बजाय हो जाएगी धन, तो ये हो जाएगा x की घात a। तो चलो इस तरीके से इसको करते हैं। तो ये 4 की घात ऋण 3 ये बराबर होगा 1 बटा 4 की घात 3 के, और 4 की घात 3 तो हम निकाल चुके हैं, ये है 64। तो ये हो जाएगा 1 बटा 64। चलो ज़रा भिन्नात्मक घातांकों के बारे में बात करें। तो समझो कि हमें दिया गया है 4 की घात 1 बटा 2। अब ये 4 की घात 1 बटा 2 क्या होता है? तो मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रा इस वीडियो को यहाँ रोको और ख़ुद से कोशिश करो कि ये 4 की घात 1 बटा 2 क्या होगा। तो गणित का ये सिद्धांत है, ये नियम है। हम इस तरीके से इसको लिखते हैं कि जो 4 की घात 1 बटा 2 है वो दरअसल बराबर है दूसरे मूल के इस संख्या के। ये संख्या जो है ये है 4। तो ये होता है 4 की घात 1 बटा 2। यह है दरअसल वर्गमूल 4 का। वर्गमूल 4 का यानी कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जिसको हम जब 2 बार खुद से ही गुणा करेंगे तो हमें 4 मिलना चाहिए, और हम जानते हैं ऐसी जो संख्या है वो है 2। तो 4 की घात 1 बटा 2 दरअसल होता है 2। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो 4 है वो दरअसल होता है 2 का वर्ग। तो ये काफ़ी दिलचस्प है यहाँ पे कि 4 की घात 1 बटा 2 बराबर है 2 के। इसे ऐसे भी देख सकते हो कि 2 की घात 2 बराबर है 4 के। तो चलो ये तुम खुद से कोशिश करो। समझो कि हमें दिया गया है 9 की घात 1 बटा 2। तो सोचो कि ये क्या होगा। तो 9 की घात 1 बटा 2 होगा दूसरा मूल 9 का, यानी कि वर्गमूल 9 का। वर्गमूल 9 का होता है 3। और तुम इस तरह से भी इसे देख सकते हो कि 9 जो है उसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो यहाँ पे भी ये आप देख रहे हो कि 9 की घात 1 बटा 2 बराबर है 3 के, या ऐसे हम कह सकते हैं कि 3 की घात 2 बराबर है 9 के। 25 की घात 1 बटा 2, 25 की घात 1 बटा 2 वह संख्या होगी जिसे खुद से ही 2 बार गुणा करने पे हमें 25 मिले। तो वो जो संख्या है वो है यहाँ पे 5। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 25 जो है वो दरअसल 5 की घात 2 है। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि 25 की घात 1 बटा 2 बराबर है 5 के, या ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 की घात 2 बराबर है 25 के। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मुझे दिया गया है 8 की घात 1 बटा 3, तो
इस तरह से सोचो ज़रा कि ये क्या होगा। तो ये जो है ये होगा तीसरा मूल 8 का। 8 का तीसरा मूल, यानी हम ऐसी संख्या देख रहे हैं जिसे खुद से 3 बार गुणा करने पे हमें 8 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या? ऐसी संख्या है 2, क्योंकि 2 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4 और गुणा 2 हो जाएगा 8। तो ये वो संख्या है 2। इसे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 8 जो है वो दरअसल 2 का घन है, यानी 2 की घात 3। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 8 की घात 1/3 बराबर है 2 के, या ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 की घात 3 बराबर है 8 के। चलो एक और करते हैं। तो समझो 64 की घात 1/3 हमें दिया गया है। तो 64 की घात 1/3 ये होगा एक ऐसी संख्या जिसे 3 बार खुद से गुणा करने पे हमें 64 मिले, और वो तो संख्या हम यहाँ पे कर चुके हैं, वो संख्या है 4। तो 64 की घात 1/3 है 4। ऐसे भी देख सकते हैं कि 64 जो है वो दरअसल 4 की घात 3 है। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि 64 की घात 1/3 बराबर है 4 के, या ऐसे देख सकते हैं कि 4 की घात 3 बराबर है 64 के। चलो एक आखिरी बढ़िया सी संख्या तुम्हें मैं देता हूँ, 32 की घात 1/5। सोचो कि ये क्या होगा, 32 की घात 1/5, यानी कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जिसे 5 बार खुद से गुणा करेंगे तो हमें 32 मिलना चाहिए। तो ज़रा सोचो। जी हाँ, तो वो संख्या जो है वो है 2, क्योंकि 2 को जब हम 5 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, गुणा 2 8, गुणा 2 16 और गुणा 2 हो जाएगा 32, यानी कि 2 की घात 5 बराबर है 32 के। तो सीधी सी बात है कि 32 की घात 1/5 बराबर है 2 के। तो ये जो संख्या है ये दरअसल है 2। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 32 जो है वो दरअसल 2 की घात 5 है। आशा करता हूँ कि घातांकों से आपकी जान पहचान हो चुकी है। Bismillah, telekovid ka na rin. Diyan ka na. नमस्कार,
आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो गणित का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर जिसे हम लोग वास्तविक संख्याएं के रूप में भी जानते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि रियल नंबर पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमें रियल नंबर पढ़ना क्यों चाहिए, या नंबर्स ही क्यों पढ़ना चाहिए। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस का जवाब हम अपने क्लास में देखेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि रियल नंबर हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी है और रियल नंबर पढ़ने से हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग हो सकता है। बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रियल का अर्थ क्या है, नंबर्स का अर्थ क्या है, नंबर्स आया कहाँ से, नंबर्स के बेसिक टर्म्स क्या है। उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे रियल का अर्थ क्या है। रियल का अर्थ होता है वास्तविक। रियल का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक। समझ में आई बात। और नंबर्स, जैसा कि हम लोग बचपन से जानते हैं, नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि नंबर्स को आप जानते हैं क्या, नंबर्स को देखा है कहीं, या यूँ कहें कि नंबर्स के बिना आप रह सकते हैं। बताइए आप। बिल्कुल नहीं, नंबर्स के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। जब हमारी सुबह नींद खुलती है उस समय से लेके रात तक सोने तक, या यूँ कहें कि अगले दिन सुबह उठने तक हम नंबर से ही घिरे हुए रहते हैं। जैसे कि अगर हमारी नींद खुलती है और हमें अपने विद्यालय जाने में लेट हो रही होती है, तो हम अपने माँ या पापा जी से पूछते हैं कि पापा टाइम कितना हो रहा है, तो वहाँ एक वर्ड आता है 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। 6, 5, 4, 8 ये क्या है, ये एक नंबर से। तो हम देखिए नंबर से घिरे हुए हैं। सुबह उठकर हम तैयार हो गए, तैयार होने के बाद जब ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में माँ हमारे लिए पराठे बनाती है और हम बोलते हैं, मम्मा पूछती है हमसे कि बेटे कितने पराठे खाएंगे आप। हम बोलते हैं माँ आज 2 पराठे खाऊंगा और 2 पराठे मैं लंच में लेके चला जाऊंगा। तो दो वर्ड जो आ रहा है वो भी हमारे नंबर्स है। तो ये नंबर्स आए कहाँ से, किस तरीके से आए, और नंबर्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोग अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है डिजिट्स। डिजिट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंक। बिना डिजिट्स का नंबर का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। जितने भी प्रकार के हम नंबर्स देखते हैं वो डिजिट्स के मिलने से ही बनता है। तो डिजिट्स होते कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं, आप बता सकते हैं कितने होते हैं? राइट, डिजिट्स की टोटल संख्या होती है 10। और कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से 9 तक हमारी डिजिट्स होती हैं, और इसे हम काउंट करें तो टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? 10। तो डिजिट्स आप समझ में आ गए आप सभी लोगों को? वेरी गुड।
अब डिजिट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है नंबर। नंबर जो कि हमारा चैप्टर भी है, नंबर का अर्थ होता है संख्या। नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई बता सकता है? आप में से कोई भी बता सकता है कि नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है? नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? नंबर का फॉर्मेशन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से होता है। या तो डिजिट्स सिंगल रूप में भी आ जाए तो भी वो एक प्रकार का नंबर है, या किसी प्रकार के कॉम्बिनेशन में आ जाए तो भी वो एक प्रकार का नंबर है। देखते हैं एग्जाम्पल में। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगल डिजिट है वो भी एक नंबर है जिसे हम लोग 1 कहते हैं। एक से अधिक डिजिट का जब हमने मेल किया 1 and 0 तो ये हमारा नंबर बन गया, 10 इसे बोलते हैं। और जब 2 से भी अधिक का किया हमने 100 तो ये 100 मिल गया, ये 100 नंबर मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि डिजिट्स को जब हम कंबाइंड रूप में रखते हैं या सिंगल रूप में रखते हैं तो भी ये एक प्रकार का नंबर होता है। तो आप कह सकते हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये भी एक कॉम्बिनेशन ही है। कैसे? आप 1 को 01 भी लिख सकते हैं। जितने भी सिंगल डिजिट यूनिट होते हैं उसमें आप 2 डिजिट मिलाकर 01, 02, 03 ये आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन है और ये हमें नंबर दे रहा है। लेकिन बेसिकली हम लोग 1, 2, 3 ही यूज करते हैं सिंपली, बट हम इसे भी यूज कर सकते हैं और 1, 2, 3 भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। तो बच्चों आपको समझ में आ गया डिजिट क्या होता है और नंबर्स क्या होता है, नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो नंबर्स के बाद अब हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होता क्या है बच्चों? आप लोग जानते हैं क्या नेचुरल नंबर्स होता है? कोई भी आप लोग में कोई बता सकता है हमें कि नेचुरल नंबर्स होता क्या है? नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक। आप नेचर वर्ड जानते होंगे, नेचर से ही आया है नेचुरल, प्राकृतिक। संख्या। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनाइट तक चला जाए उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये डॉट 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 मतलब क्या है मेरे बच्चों? इसका अर्थ है कि ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, आगे की ओर ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप सभी लोग को आसानी से समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की परेशानी? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर्स। होल तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा। होल का मतलब क्या होता है? एक पूर्ण होता है। तो इस होल नंबर्स का मतलब भी क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्याएं। आप लोग जानते होंगे कि जीरो का इन्वेंशन कहाँ हुआ? हमारे भारत देश में हुआ। जीरो का इन्वेंशन किन्होंने किया? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया था। जीरो के इन्वेंशन होने के बाद ये होल नंबर आया। क्यों? क्योंकि जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है। अगर हम नेचुरल नंबर के आगे जीरो पुट कर दे, जीरो को रख दे और जीरो से हम अपने नंबर्स को स्टार्ट कर दे तो ये जो नंबर है ये हमारा होल नंबर कहलाता है। आप सभी को पता होगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स।
इंटीजर्स भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंटीजर्स का ज्ञान भी आपको 5वीं 6ठी क्लास में हो चुकी होगी कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स को बेसिकली हम लोग कहते हैं पूर्णांक, इसका अर्थ होता है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स होते क्या हैं? अच्छा, आपने देखा होगा, सपोज आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है, कि अगर हमने 4 में से -3 किया तो ये हमें दे दिया 1, ठीक है। ये तो हम समझ रहे हैं कि 1 क्या है, 1 हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर्स भी है, ठीक है। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर कर दे 3 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? हम जानते हैं बेसिक सब्ट्रैक्शन का मेथड आपको पता होगा कि सब्ट्रैक्शन हम लोग करते कैसे हैं। जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है किसी भी 2 नंबर का, ठीक है, तो उनके बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं। बेसिक क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। तो 4 और 3 का बेसिक डिफरेंस क्या होगा? 1। हम लोग सभी जानते हैं कि 1 इसका बेसिक डिफरेंस होगा। और 4 और 3 में बड़ा कौन सा नंबर है? 4। तो इसके आगे का साइन क्या है? नेगेटिव, माइनस साइन हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये -1 आ गया। ये जो नंबर है, ये जो नंबर हमारा इंटीजर्स कहलाता है। मीन्स जब हम अपने नेचुरल नंबर के आगे पॉजिटिव साइन के साथ साथ नेगेटिव साइन भी पुट कर देते हैं तो एक नए नंबर का फॉर्मेशन होता है जो कि इंटीजर्स के रूप में जाना जाता है। तो इंटीजर्स का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हमारे इंटीजर्स है, ठीक है बच्चों। अब ये देखिएगा, ये -1, -2, 3 है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, और 0, 1, 2, 3, 4 ये कंटिन्यूसली चलता चला जाए तो इसे हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं। इसे हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं। ये हमारा होल नंबर होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन, ये हमारा इंटीजर्स कहलाता है। अब जो नया है वो पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर भी आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि इवन नंबर होता क्या है। इवन नंबर होता है सम संख्या, आप लोग जानते होंगे सम संख्या। इवन का मतलब होता है सम। सम संख्या कहते किसे हैं, या इवन नंबर हम लोग कहते किसे हैं? आप लोग जानते हैं बच्चों कि इवन नंबर किसे कहते हैं? आप लोग जरूर जानते होंगे, बताइए। इवन नंबर जो होता है जो पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल हो या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ऐसे नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। विच इज डिविजिबल बाय 2। जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आप लोग बताइए ना हमें। 4, क्या 4 2 से डिविजिबल है? करेक्ट, 2 से हमारा ये नंबर डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 84, क्या ये डिविजिबल है? एनीवन, कोई बता सकता है कि 2 से डिविजिबल है? राइट, ये भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई हमारा नंबर 10 अंकों का हो, उससे अधिक अंकों का हो, सपोज 8, 9, 6, 4, 8, 9, 2, 4, 3, 0, तो क्या बता सकते हैं? आपको टाइम लग जाएगा डिवाइड करने में। इसका भी एक आसान सा तरीका है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे डिविजिबिलिटी रूल्स में, कि हम कैसे भी किसी नंबर को देखकर बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए एक आसान तरीका क्या है, कोई बता सकता है आप लोगों में से? करेक्ट, इसका एक आसान तरीका है कि हम इसमें यूनिट डिजिट चेक करते हैं, ठीक है। अगर हमारा यूनिट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 अगर हमारे यूनिट डिजिट हो, इसका मतलब है
ये कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल हो जाता है। मतलब 2 से डिविजिबल, दैट्स मीन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर की जानकारी हमें मिल चुकी है। इवन नंबर के बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर की भी जानकारी आपको बचपन से ही होती है। ऑड नंबर भी आप बचपन से ही पढ़ते होते हैं, है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ऑड नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, जोर से बोलिए। ऑड नंबर को विषम संख्या, वेरी गुड। ऑड नंबर को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। तो बच्चों ये बताइए कि ऑड नंबर कहते किसे है। ऑड नंबर का मीनिंग तो आपने बता दिया कि विषम संख्या होती है, बट मुझे ये बताइए कि ऑड नंबर कहते किसे है। बताइए, ऑड नंबर हम कहते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। इवन नंबर में क्या था, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। इसे लिख सकते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो उसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, और आपको बताना है कि ऑड नंबर है या नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने 5। ठीक है, ये 5 है कि नहीं, आप बताइए। करेक्ट, ये 5 हमारा ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 5 में, 2 2 जा 4 और 1 हमारा रिमाइंडर आ जाता है, तो 5 हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, अब बताइए 17 क्या होता है, ऑड नंबर, बताइए है कि नहीं। 2 से आप डिवाइड करके देखिए, गुड, 2 से डिवाइड किया आपने 8 टाइम्स, 2 8 या 16। 1 जो रिमाइंडर है तो रिमाइंडर आ गया, पूरी तरीके से विभाजित तो हुई नहीं। तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुई तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो है हमारा नंबर ये ऑड नंबर है कि नहीं। अब आपको बताना है, सेम इवन नंबर की तरह मैं आपको 10 नंबर का देता हूँ या उससे अधिक बड़ा देता हूँ। 5 7 6 8 4 9 2 3। अब ये बताइए, ये जो नंबर है हमारा ये ऑड नंबर है कि नहीं। तो इसका कंपेयर हम लोग इवन नंबर से करेंगे। पहले चेक करेंगे कि ये इवन नंबर है या नहीं। तो इवन नंबर चेक करने के लिए क्या हम देखते हैं कि हमारा यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए था, 0, पीछे पेज में देखिए आप जो आपने लिखा है 0 2 4 6 8। 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी यूनिट डिजिट है तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन उसके अलावा है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे डिजिट्स की संख्या दी गई है टोटल 10, उसमें से 0 2 4 6 8 हटा दिया जाए तो जो डिजिट बचते हैं अगर वो यहाँ अवेलेबल है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। कौन कौन सा नंबर हो सकता है, आइए देखते हैं उसे। यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो हो सकता है 1 3 5 7 9 के बाद हम देखते हैं कि अगर आप सिंपली, ऐसा होता क्यों है, सोच के देखिए ऐसा क्यों होता है, क्यों यूनिट डिजिट पर हम ये चेक कर लेते हैं। अगर आप ये 2 से डिवाइड करेंगे तो इन सभी में रिमाइंडर आ जाता है, ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आ जाता है। मतलब 1 3 5 7 9 यहाँ पे अवेलेबल होगा यूनिट डिजिट पे, तो हम देखकर उस नंबर को बता सकते हैं कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? गुड। अब जो नया नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, सभी लोग आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। वेरी गुड। प्राइम नंबर को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर होता क्या है बच्चों, आप बताएंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है? गुड। प्राइम नंबर क्या होता है, इसे हम लोग 2-3 तरीके से देख सकते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है ना, प्राइम नंबर, अगर सपोज हम एक बात करते हैं फैक्टर की, ठीक है ना, फैक्टर वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है,
फैक्टर्स को हिंदी में हम लोग गुणनखंड कहते हैं। फैक्टर्स कहते हैं गुणनखंड। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 4 का फैक्टर क्या होगा, सिंपली मैंने आपसे ये पूछा कि 4 का फैक्टर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 4 का फैक्टर होगा 1। मतलब फैक्टर क्या होता है, जिससे वो डिविजिबल हो जाए। ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है पूरी तरीके से, तो 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो 1, 2 और 4, और इसके अलावा कोई भी नंबर है जिससे ये डिविजिबल है। किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो खुद होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 4 का अगर हम बोलें कि सबसे बड़ा फैक्टर, या यूँ कहें कि सबसे लास्ट फैक्टर, तो 4 का सबसे बड़ा फैक्टर 4 ही होगा, क्योंकि 4 से जब नंबर बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस नंबर से भी बड़ा हो जाएगा। तो जब बड़े नंबर से हम छोटे में डिवाइड करेंगे तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, वो डेसिमल वगैरह में आ जाएगा, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। और सबसे छोटा फैक्टर किसी का पूछा जाए तो वो होगा 1। गुड, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1 से सभी नंबर डिविजिबल है, और 1 हमारा सबसे छोटा नंबर होता है। तो 1, 2, 4, 6 की अगर बात करें तो 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है और 6 से है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल लेते हैं नंबर 12। 12 के फैक्टर कौन कौन होंगे? ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो थोड़ा अधिक फैक्टर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 1, 2, 3, 4, 6, और भी कोई नंबर हो सकता है क्या? इतना काफ़ी है या कोई नंबर? नहीं होगा, लास्ट में होगा हमारा 12। मैंने आपको बताया था बच्चों कि किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर, या यूँ कह लें सबसे लास्ट फैक्टर हमारा वो नंबर खुद ही होता है। तो 12 का फैक्टर हो गया 12, ठीक है। तो अब देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बड़े नंबर है, सपोज आपने 1 लिया, तो 1 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरीके से? 12 टाइम्स में। तो 12 भी हमारा एक फैक्टर हो गया। तो 1 और 12। 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में होगा? 6 टाइम्स में। तो 2 और 6 भी इसका फैक्टर कहलाएगा। और 3 से करेंगे तो भी ये हमारा 4 टाइम्स में होगा। तो आप देखिए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो भी 12 आ रहा है, 2 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 12 आ रहा है, और 3 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते रहिए, तो देखिए ये सब 12 भी आ रहा है। तो हम फैक्टर इस तरीके से आसानी से भी निकाल सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, बस छोटा सा नंबर है 2। 2 के फैक्टर कौन कौन होंगे बताइए? 2 के फैक्टर 1 और 2। गुड, 1 और 2, क्योंकि 1 से डिवाइड किए 2, मैक्सिमम नंबर ही आ गया हमारा 2, और इससे बड़ा कोई नंबर हो नहीं सकता। 2 फैक्टर है, ऐसे कोई और भी नंबर इससे 2 फैक्टर है? बताइए फटाफट। वेरी गुड, 3। ये 3 भी हमारा एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर, 1 और 3। तो बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है, क्या फैक्टर से इसका रिलेशन कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेशन कैसे है। जो भी नंबर, जिस नंबर के 2 ही फैक्टर हों, ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए ये 2 हमारा, 2 के 1 और 2, तो 1 और 2 हमारा 2 ही फैक्टर है, तो 2 हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। 3 का ले ले, 1 और 3, 1 और 3 किसका है? 3 का, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। मतलब जिसके भी 2 फैक्टर हों, ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो तो उसे क्या कहेंगे? या कोई ऐसा भी नंबर है जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर हो? बता सकते हैं आप? यस, करेक्ट। एक हमारा एक ऐसा नंबर है 1 जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह की बातें आ गई, देख सकते हैं। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ एक फैक्टर है, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, और कुछ नंबर ऐसे जिसके 2 से अधिक फैक्टर है। तो इसको 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं फैक्टर्स के बिहाफ पे। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ एक फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो, और ऐसे नंबर जिससे 2 से अधिक हो। तो 2 से अधिक जिसके फैक्टर्स होंगे उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक फैक्टर हो,
तो ना इसे प्राइम बोलेंगे ना इसे कंपोजिट बोलेंगे, और जिसके 2 फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। तो याद रखिएगा इस बात को अच्छे तरीके से, जिसके 2 फैक्टर हो, जिस नंबर के 2 फैक्टर प्राइम नंबर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर कंपोजिट नंबर, और जिसके 1 फैक्टर ना वो प्राइम नंबर कहलाएगा ना कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो इस बात को ध्यान से आप लोग रखिएगा, और आप लोग ये भी लिखिएगा, आज का होमवर्क तरीके से आपको समझ लीजिए कि 1 से लेके 10 के बीच में सभी नंबर्स का फैक्टर्स लिखेंगे, उस फैक्टर्स के बिहाफ पे ये बताएंगे कि कौन सा नंबर हमारा प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है, और कोई ऐसा भी नंबर है इनके बीच में कि जो प्राइम भी ना हो कंपोजिट भी ना हो। याद रखिएगा बीच में लिखना है, बिटवीन, ना कि 1 भी आप इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 और 10 के बीच के नंबर को आप लिखेंगे और बताएंगे उसमें कि किसके कितने फैक्टर है। तो पहले आप फैक्टर लिखेंगे और उसके आधार पर आप हमें बताएंगे कि प्राइम नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर कौन सा है, और कोई प्राइम या कंपोजिट कोई नहीं है तो कौन सा नंबर नहीं है। तो हमने देख लिया, फैक्टर देख लिया, फैक्टर के बिहाफ पे हमने प्राइम नंबर देख लिया। अब हमें कंपोजिट नंबर देखते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे। कंपोजिट नंबर बच्चों, कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या। तो जैसा कि हमने पढ़ा है अभी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उसे हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले लें, ठीक है, 8 ले लेते हैं। 8 का फैक्टर हम देखें, 8 का फैक्टर हम चेक करते हैं। 8 का फैक्टर आप लोग बताइए, 8 का फैक्टर क्या होगा। पहला फैक्टर 1, वेरी गुड। दूसरा फैक्टर 2, वेरी गुड। तीसरा फैक्टर 4, वेरी गुड। और कोई फैक्टर, यस, खुद लास्ट नंबर हमारा 8। 1, 2, 4, 8 मतलब मोर देन 2 फैक्टर। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स। एक बार मोर देन 2 फैक्टर्स, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें आप इस चीज़ का भी ध्यान देंगे। और एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स देख लिया था, अब हम देखेंगे मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल आपको नाम से ही मालूम चल रहा होगा, आपने मल्टीपल का मतलब भी आप समझ रहे हो, मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो मल्टीपल की हम बात करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गुणज। ठीक है, अगर किसी नंबर का आपसे मल्टीपल पूछा जाए, ठीक है ना, मल्टीपल आपसे पूछा जाए कि बताइए मल्टीपल क्या होगा। सपोज हम आपसे पूछते हैं 2 का मल्टीपल, ठीक है ना, कि 2 का मल्टीपल आपसे पूछा जाए कि 2 का मल्टीपल क्या होगा। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, बताइए हमें 2 का मल्टीपल क्या होगा। गुड, 2 का मल्टीपल पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। ये कहाँ तक चला जाएगा बच्चों। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा मल्टीपल किसी नंबर का क्या हो सकता है। फैक्टर तो हम बता सकते थे, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर मल्टीपल क्या हो सकता है। बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम मल्टीपल सबसे बड़ा नहीं बता सकते हैं, सबसे छोटा बता सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या कहलाता है, वो खुद सबसे बड़ा फैक्टर होता है, उसी तरीके से सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद होता है। देखिए 2 का पहला मल्टीपल क्या है हमारा, 2, ठीक है, ये खुद मतलब स्मॉलेस्ट मल्टीपल हम लोग बता सकते हैं, सबसे छोटा। तो
स्मॉलेस्ट मल्टीपल। बच्चों आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या होगा, तो वो नंबर खुद ही अपने आप का सबसे छोटा मल्टीपल कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है, अभी जो हमें पढ़ना है वो बेसिक्स में आपको एक बता रहा हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में देख रहे हैं फैक्टर भी आ रहा है, मल्टीपल भी आ रहा है। दोनों में रिलेशन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको आसानी होगी समझने में। देखिए अगर फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, फैक्टर अगर देखें कि 4, ठीक है, 4 का फैक्टर क्या है 1, 2 और 4। याद रखिएगा हमने यहाँ पे निकाला है फैक्टर। आप ये मत समझ लीजिएगा कि मल्टीपल हमने निकाल दिया, हमने निकाला है फैक्टर। तो 4 का क्या होगा 1, 2, 4, मीन्स ये 1 से ये डिविजिबल है, 2 से ये डिविजिबल है, 4 से ये डिविजिबल है। तो 4 का फैक्टर 1 to 4, तो हम कह सकते हैं कि 4 1 to 4 का मल्टीपल है। बात समझ में आ गई बात। ये अगर आप इस तरीके से देखें कि 4 का ये फैक्टर है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये 1 to 4, 4 जो होगा 1 to 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 2 में 2 और 4 यहाँ मल्टीपल हमने लिखा है, 2 में 4 आ रहा है मल्टीपल। सेम अगर आप 1 का भी लिखेंगे मल्टीपल तो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। 4 का भी लिखेंगे तो 4 8 12 सो ऑन। तो ये देख सकते हैं आप कि जब 1 4 इन सभी का मैंने पार्टिकुलर मल्टीपल लिखा है तो सभी में 4 पाए जा रहे हैं। इसका मतलब 4 का ये फैक्टर है और 4 इन सभी का मल्टीपल है। तो आज आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि 1 के 10 के बीच में आपको फैक्टर्स लिखने हैं, तो आप 1 के 10 के बीच के नंबर्स का सभी का 5-5 मल्टीपल भी लिख कर आएंगे, ताकि आप देख सकें कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसी क्लास में हम लोग इससे आगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के ऊपर वर्क करेंगे और रियल नंबर को कंटिन्यू करेंगे। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।